स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बुआई के पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ व्यापक कवरेज हेतु किफायती फसल बीमा की पेशकश करके कृषि को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। इसे एरिया अप्रोच बेसिस पर डिजाइन किया गया है। 3. अधिसूचित फसलों के लिए कट ऑफ तिथियां केवल केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY यह बुआई के पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ व्यापक कवरेज हेतु किफायती फसल बीमा की पेशकश करके कृषि को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। अतः कथन 1 सही है। यह एरिया अप्रोच बेसिस पर आधारित है। अतः कथन 2 सही है। अधिसूचित फसलों के लिए कट ऑफ तिथियां राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थानीय मौसम की स्थिति या स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तय की जा सकती है। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तावित किया गया था तथा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 2. इसे 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तावित किया गया था। इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है। गौरतलब है कि इसे 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया और इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य कार्यक्रमों के बीच क्रेडिट अंतरण की सुविधा प्रदान करके छात्रों को देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने में सक्षम बनाना है। 2. अकादमिक बैंक क्रेडिट केवल संस्थानों से साझा किया जा सकता है, छात्र के साथ नहीं। 3. अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम तक उचित क्रेडिट ट्रांसफर तंत्र के माध्यम से अध्ययन करने की स्वतंत्रता प्रदान करना है। साथ ही डिग्री या डिप्लोमा या PG डिप्लोमा आदि प्राप्त करने हेतु छात्रों की शैक्षणिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC की परिकल्पना की गई है। अतः कथन 1 सही है। ABC पंजीकृत संस्थानों द्वारा किए गए क्रेडिट को छात्रों के खातों में जमा करेगा। अकादमिक बैंक क्रेडिट केवल संस्थानों के साथ साझा किया जा सकता है, छात्रों के साथ नहीं। केवल अधिकृत संस्थान द्वारा प्रदान किए गए क्रेडिट ही ABC द्वारा भंडारण एवं सत्यापन के लिए स्वीकार किए जाएंगे। अतः कथन 2 सही है। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। 1. बलवंत राय मेहता समिति। 2. GV राव समिति। C. LM सिंघवी समिति। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त समितियों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? A. 1 2 3, B. 2 3 1, C. 1 3 2 या D. 3 2 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A 1 2 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा
सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के संचालन की जांच करने तथा उनके बेहतर संचालन के लिए उपाय सुझाने हेतु किया गया था। वर्ष 1985 में योजना आयोग द्वारा GV.K. राव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करने वाली समिति का गठन किया गया है, LM सिंघवी समिति। इस समिति का गठन वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार ने LM सिंघवी की अध्यक्षता में लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किया। उपर्युक्त विवरण के अनुसार स्पष्ट है कि सही कालक्रम 1, 2, 3 है, अतः विकल्प A सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2. यह पुरस्कार केवल कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक ही सीमित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत रत्न पुरस्कार यह भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, अतः कथन 1 सही है। वर्ष 1954 में स्थापित यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेदभाव के बिना उच्चतम स्तर की असाधारण सेवा या प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक सीमित था, लेकिन दिसंबर 2011 में सरकार ने मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए मानदंडों का विस्तार किया, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी NCRF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को निर्बाध रूप से एकीकृत करने के लिए एक समावेशी एकल मेटा फ्रेमवर्क है। 2. UGC और NCERT ने संयुक्त रूप से नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी NCRF विकसित किया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी NCRF। NCRF स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को निर्बाध रूप से एकीकृत करने के लिए एक समावेशी एकल मेटा फ्रेमवर्क है, अतः कथन 1 सही है। NEP के दृष्टिकोण और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी NCRF को UGC, AICTE, NCVET, NIOS, CBSE, NCERT, DGT, शिक्षा मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, पाक खाड़ी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 2017 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। 2. इसे अम्ब्रेला ब्लू रिवॉल्यूशन योजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। 3. यह योजना सभी भारतीय तटीय राज्यों पर लक्षित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। पाक खाड़ी योजना यह पाक जलडमरू मध्य से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं में ट्रॉल मछली पकड़ने वाली नौकाओं के विविधीकरण की आधिकारिक योजना है। यह वर्ष 2017 में केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर लॉन्च की गई थी, अतः कथन 1 सही है। इसे अम्ब्रेला ब्लू रिवॉल्यूशन योजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, अतः कथन 2 सही है। यह तमिलनाडु राज्य विशिष्ट एक योजना है जिसका उद्देश्य राज्य के मछुआरों को 3 वर्षों में 2000 नौकाएं उपलब्ध कराना और उन्हें सतह पर मछली पकड़ने का काम छोड़ने के लिए प्रेरित करना है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह केवल BPL परिवारों से लाभार्थियों को चुनने के बजाय ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना यानी SECC 2011 से आवास के अभाव जैसे मापदंडों का उपयोग करता है। 2. यह कार्यान्वयन और निगरानी के लिए आवास सॉफ्ट एवं आवास ऐप को नियोजित करते हुए एंड टू एंड ई-गवर्नेंस मॉडल का उपयोग करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2।
चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG, यह योजना केवल BPL परिवारों से लाभार्थियों को चुनने के बजाय ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना यानी SECC 2011 से आवास के अभाव जैसे मापदंडों का उपयोग करता है। अतः कथन 1 सही है। यह कार्यक्रम कार्यान्वयन और निगरानी के लिए आवास सॉफ्ट और आवास ऐप को नियोजित करते हुए एंड टू एंड ई-गवर्नेंस मॉडल का उपयोग करता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पाक खाड़ी भारत और श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट के बीच एक अर्ध संलग्न उथला जल निकाय है। 2. डेल्फ्ट, नैना तीवु और अनाला तीवु जाफना प्रायद्वीप के पाक जलडमरू मध्य में द्वीप हैं, जिनमें डेल्फ्ट सबसे बड़ा एवं तमिलनाडु के रामेश्वर के सबसे निकट स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पाक खाड़ी भारत और श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट के बीच एक अर्ध संलग्न उथला जल निकाय है। अतः कथन 1 सही है। डेल्फ्ट, नैना तीवु और अनाला तीवु जाफना प्रायद्वीप के पाक जलडमरू मध्य में द्वीप हैं। इनमें डेल्फ्ट सबसे बड़ा एवं तमिलनाडु के रामेश्वरम के सबसे निकट स्थित द्वीप है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक सरकारी संगठन है जो भारत में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों से जुड़े कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि एवं पेंशन खातों का प्रबंधन करता है। 2. यह श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यह एक सरकारी संगठन है जो भारत में केवल संगठित क्षेत्रों से जुड़े कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 को लागू करता है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। अतः कथन 2 सही है। यह ग्राहकों और किए गए वित्तीय लेन देन की मात्रा के मामले में दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कुष्ठ रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो जीवाणुओं से होता है। 2. ऐसा माना जाता है कि यह केवल नवजात बच्चों को ही होता है। 3. यह वंशानुगत बीमारी नहीं है बल्कि यह बूंदों के माध्यम से फैलती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।